हेलो स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का 30 MCQ देखने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा ही होगा आपके लिए, जिसमें आप चेक कर सकते हैं हमारे आंसर देने से पहले कि आप कितना मतलब इसमें आप स्कोर कर रहे हैं। तो इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर बहुत सारे चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ रिवीजन कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक फिजिक्स का भी 30 MCQ वहाँ पर डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर। अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको मतलब पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और एक बात और आप इसको शेयर भी कीजिए, अपने ग्रुप में कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और वो लोग भी आगे बढ़ें। चलिए, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करने जा रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे 31 इसका नाम है। इसमें क्या लिखा है कि इन ऑप्शन में से किसको छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों में पाया जाता है। तो जैसे क्लोरीन Cl2 होता है क्लोरीन, ऑक्सीजन O2 होता है, ऑर्गन उसके बाद हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, एक ऐसा तत्व होता है जिसका क्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है ना इसमें क्या होता है, 0 होता है। ये याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है 32, परमाणु के एक नाभिक कण यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी। मैंने यानी मतलब नाभिक कण, नाभिक में क्या होता है, परमाणु जैसे एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इसके अंदर नाभिक होता है। तो नाभिक का खोज किसने किया था, तो इसके अंदर जो नाभिक का खोज जो किया था ना, वो कौन थे, रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड थे, यानी समझ गए, यानी इसका ऑप्शन जो था वो सी था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि धातु एम के फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसमें नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। मतलब कि जैसे कोई एक धातु है जो M है उसमें, तो MpO4 कहते हैं, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो जैसे कि क्या होता है कि इसमें M का ऑक्सीकरण निकालेंगे, तो M जैसे कि क्या दिया है, MpO4 दिया है। तो जो फॉस्फेट होता है वो जो होता है ना, वो क्या होता है, PO4 3- का फॉर्म रहता है। और क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर 3- यहाँ रहेगा तो क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 था, यहाँ भी 0 है, यानी मतलब यहाँ पर 3+ होगा, तो दोनों मतलब हट गया। तो इसमें क्या हो गया, एम का हमारा जो ऑक्सीकरण कितना हो गया, 3+ हो गया। आप अगर ऑक्सीकरण के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर होगा ऑक्सीकरण के बारे में बताया गया होगा। अगर अभी वीडियो नहीं होगा तो मतलब आने वाले समय में वीडियो आ जाएगा। तो ये +3 है। तो एम का जब नाइट्रेट लिखना होगा तो एम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NO3 होता है। तो यहाँ +3 है तो +3 यहाँ चल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MnO3 का होल थ्राइस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक आकर्षण के द्वारा बनता है, या इलेक्ट्रॉन को साझेदारी द्वारा बनता है, कि इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के द्वारा बनता है, कि स्थित विद्युत आकर्षण के द्वारा बनता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनता है। मैंने इसको बताया हुआ है बॉन्डिंग चैप्टर में। अच्छा, संकरण में होता है क्या, तो क्या होता है संकरण में, क्या होता है आप बताइए अगर आपको पता है तो संकरण में जो होता है ना, वो क्या होता है, परमाणु कक्षकों का योग होता है। जो परमाणु कक्षक होते हैं, जैसे कि ये परमाणु हो गया, उसके अंदर कक्षक हो गया, जैसे कि S हो गया, P हो गया, D, तो उसका योग होता है, उसको संकरण कहते हैं, ठीक है ना। संकरण में क्या होता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जिसका द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है द्रवित अवस्था में। तो आप बताइए कौन सा है। जो हाइड्रोजन बंध होता है ना, वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, पहला नंबर से याद कर लीजिए। और ये जो होता है ना, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, वो किसके किसके बंध होता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जहाँ रहे वहीं पर बनता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, और क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन के साथ बनेगा, तो बचा क्या, डी। तो डी जो होता है इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन डी, मतलब डी के साथ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते करते कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट करते रहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमको कि दूध है, दूध क्या है, क्या पूछा है, दूध क्या है।
तो दूध क्या होता है? वो होता है जल में होता है एक परिक्षिप्त वसा होता है, समझे। दूध एक क्या होता है? कोलाइडी विलियन होता है, याद कर लीजिए। जिसमें क्या होता है? परिक्षिप्त प्रस्ताव वसा होता है जो प्रसिद्ध माध्यम होता है, ठीक है ना। दूध का ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, हेलाइड ऐसक का उदाहरण क्या है? हेलाइड ऐसक का आप बताइए। तो जैसे क्रायोलाइट हो गया, वो एक हेलाइड ऐसन हो गया, ठीक है ना। क्रायोलाइट, जो क्रायोलाइट हो गया ना, क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है कि Na3AlF6। तो इसको हेलाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो अगर जहाँ पर ये हो तो वो क्या होता है हमारा? वो हेलाइड होता है। तो हमारा क्रायोलाइट का फार्मूला ये होता है, इस कारण ये हो गया। जो भी हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट तथ्य, आप ज़रूर उसको नोट कर लीजिए या माइंड में आप बैठा लीजिए, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए करना। जैसे परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया, आप बताइए। तो जब 55 वाला तत्व होता है ना, तो उसका मतलब जब आवर्त सारणी में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं उसका। जैसे कि 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2, 3d10। आप इसको मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर आवर्त सारणी का वीडियो में देख सकते हैं कैसे मतलब इसको करते हैं। 4p6, 5s2, ये याद करने का चीज़ है मतलब 4d10। और इसके बाद क्या होता है 5p6 और 6 1 अगर आप सब जोड़िएगा तो ये 55 के करीब हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो इसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में गया है? एस कक्षा में गया है ना। तो इसलिए ये कौन सा ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन हो गया? जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसी से हम लोग निकालते हैं कि वो किस आवर्त सारणी में गया है। जैसे कि हमने बताया था कि अपने आवर्त सारणी में हमारे जो एलिमेंट हुए वो किस किस में बांटे गए हैं? एस, पी, डी और एफ में बांटा गया है। तो और इसमें जब आवर्त सारणी मतलब कि उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे से हम पता करते हैं कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट था। हमारा क्या आया था लास्ट में? S1 आया था, तो इसलिए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया। अगर एक बार आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए उसके बाद हम बोल रहे हैं ना, आप एकदम 450 में से हम आप गारंटी करें कि आप 350 400 ला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु भार जब बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार जो होता है धातु का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैं आपको बताया हुआ है। तो इसका क्या होता है? घटता है। परमाणु भार जब बढ़ता है ना, तो यानी मतलब कि जो एटॉमिक मास होता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास, वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? गलनांक का। ओके, मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये हुआ हमारा 40 क्वेश्चन। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन। क्या होता है कि कोई विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण जो होता है ना किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो क्या होता है उसमें जब नवजात ऑक्सीजन जब निकलता है, नवजात ऑक्सीजन निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है ये ओ होता है। ये जब निकलता है ना तो क्या होता है? विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण जो होता है ना वो होता है जब नवजात ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकलता है तब होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि CaO, जैसे कि आपका CaO Cl2 है, ठीक है ना। तो उसमें अगर मान लीजिए वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है? ये CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस Cl2 बनाता है, ठीक है ना। अब जब Cl2 H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? 2HCl बनाता है और एक नवजात ऑक्सीजन देता है। तो इसी कारण होता है, ठीक है। आप याद करिए, मैंने ये सब चीज़ बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस मुख्यतः कैसे होती है? मार्स गैस होती है जिसमें क्या होती है? मेथन गैस होती है तथा उसमें क्या होती है? जो CO2 गैस होती है उसकी अल्प मात्रा होती है। तो मीथेन गैस कौन हो गया? बी हो गया उसका ऑप्शन। अच्छा, एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? आप बताइए। एल्कोहल के बीच और जो उसके बीच जो होता है ना जो क्रिया होती है उसको हम लोग एसेट्रीकरण कहते हैं, एस्ट्रीकरण कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि अल्कोहल कार्बोक्लिक एसिड के साथ क्या होता है या किसी अन्य अम्ल के साथ जो होता है उपस्थिति में क्या होता है अभिक्रिया करती है तो वो एक एस्टर बनाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सिरके में क्या उपस्थित होता है?
तो ये भी आपको हम बताए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, CH3 सेलुलोज होता है, यानी ठीक है, सिरके में यही होता है, आप याद कर लीजिए इसको भी। चलिए ठीक है, जिसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छे, अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि पीतल जो होता है निम्न का मिश्र धातु होता है। पीतल किसका धातु होता है, मैंने बताया था ना कि ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर याद करना है। तो इसका जो होता है पीतल जो होता है, ये जो होता है हमारा पीतल जो होता है, वो जो होता है वो होता है कॉपर का, Cu से कॉपर बोलते हैं, तथा जस्ते होता है, जस्ते। कॉपर और जस्ते का मतलब कि क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर 70% होते हैं और जस्ता कितना होता है 30% होता है, ठीक है ना, समझ गए। कॉपर मतलब क्या, कॉपर हो गया मतलब तांबा, और जस्ता किसको बोलते हैं, जिंक को बोलते हैं। तो तांबा और जिंक का ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल जब क्षार से रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण करते हैं, मतलब कि उदासीनीकरण होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, तो सोडियम है। ऑक्सीजन, सल्फर, ये सबसे सारे गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो SO2Cl2 बनाती है, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड बुलाते हैं, SO2Cl2 ये बनाती है। अच्छा, अमोनिया को शुष्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मतलब उसको सुखाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो उसको शुष्क करने के लिए हम लोग बूझे चुनने का यूज करते हैं। आपको बताया था ना, CaO का यूज करते हैं। यानी CaO को क्या बोलते हैं, आप बताइए। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, यानी मतलब इसको बूझे चूने बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 50। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है, मतलब ये भी बताऊँ कि आपको सूत्र सब याद करना है। तो इसको बोलते हैं CuFeS2 होता है। तो CuFeS2 कौन हो गया, ये हो गया। इसमें और बता देते हैं, जैसे कि Cu2O को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूप्राइट, क्यूप्राइट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह CuTS को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस बोलते हैं, ठीक है। और एक और है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेलेकाइट। मैंने आपको बोला था ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ये किसी पॉलिटेक्निक का ही एक क्वेश्चन है, मतलब लिया गया है। अच्छे, 51 क्वेश्चन क्या है। 51 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि क्या, कि Fe2O3 टू एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो L2O3 और Fe देता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसको आयरन को बेयर कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया, इसलिए। इसमें पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व कौन सा है, ये पूछ रहा है। 52 में पूछ रहा है प्रारूपिक तत्व कौन सा है। तो क्या होता है कि जो तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं, मतलब कि थर्ड श्रेणी के जो तत्व होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व बोलते हैं। तो तृतीय आवर्त में कौन सा आती है, हमारा सोडियम आता है। याद कर लीजिए, हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको ही नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे, 53 देखते हैं, आवर्त 2 के तत्व क्या कहलाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आवर्त तत्व के जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय मृदा होते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु उसको कहलाती है, ठीक है। अच्छे, अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है। कार्बनिक जो यौगिक होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो उसके लिए कोल्टार होते हैं या पेट्रोलियम होते हैं। कोल्टार भी हो सकते हैं, पेट्रोलियम भी हो सकते हैं, यानी मतलब तीनों ऑप्शन हो गए। एक और ट्रिक बताते हैं, अगर कोई भी एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, उसमें लिखा हो बोथ ए एंड बी, तो वो जरूर मारिएगा। या कभी कभी ऐसा देता है ऑल ऑफ द अबव, वो भी आंसर आप करीब 90% होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जैसे कि जल के उबलने से जल वाष्प बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। बर्फ का पिघलना, ये भी हो गया। जल में नमक का घुलना, ये भी हो गया। लेकिन द्रवित लिक्विड गैस का दहन, ये जो होता है भौतिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। फिटकिरी का अणुसूत्र क्या है, एकदम आपको बताए हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं,
ये पोटासियम और एल्युमिनियम का जो होता है ना सल्फेट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इसका जो फार्मूला होगा, जिसमें पोटासियम और ये होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, पोटासियम एल्युमिनियम होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा K2SO4 L2SO4 3 24H2O। इसको याद कर लीजिए, आएगा फिर से। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड का जो सांद्रता दिया हुआ है इतना मोल पर लीटर दिया हुआ है। इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। पीएच मान भी आपको बताए हैं, तो जैसे कि पहले क्लियर कर लेता हूँ सब, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन को बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो मतलब आपको मतलब सॉल्व करने के लिए दिया होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो OH होता है, OH माइनस हाइड्रोजन टूटा है, तो क्या दिया होगा कि उसमें क्या दिया हुआ, OH का कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻12 दिया हुआ है, मोल पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि H प्लस वाटर का और OH माइनस अगर दोनों को गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये जनरल होता है, 1 × 10⁻14 के बराबर होता है ना। तो क्या हुआ कि H प्लस तो अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके, लेकिन OH दिया हुआ है, जिसका वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻12 इक्वल टू कितना होगा। तो इसको मान लीजिए इधर चल जाएगा तो ये नीचे चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो यानी 10⁻−2 हो जाएगा। तो मतलब हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि H प्लस जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, H प्लस जो हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻²। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या होता है, pH बराबर क्या होता है, -log H प्लस होता है, इसलिए हमने H यहाँ निकाल लिया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, -log इंटू 10⁻², -2 लिख सकते हैं। तो ये -2 यहाँ चल गया तो ये क्या हो जाएगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर, एकदम क्वेश्चन बनेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बनेगा, मैं सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा से दिया हूँ। एक बार ज़रूर आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका मैच हो रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न से प्रबलतम क्षार कौन सा है। तो क्या होता है कि जो सोडियम के जो हाइड्रोक्साइड जो होता है ना क्षारीय होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल में तीव्रता से घुलने का क्या होता है, पावर होता है। तो इस माध्यम को मतलब क्या कहता है, क्षारीय कहते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो किसी अम्ल के जलीय विलयन में H3O+ होता है, क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल से जो प्राप्त होता है H+, वो जल के साथ क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि अम्ल से H+ लेकर वो जल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बना देता है, H3O+ बना देता है इस कारण, ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन, ABCD विलयकों में pH का मान 11, जैसे कि क्या क्या दिया है, 11 दिया हुआ है, 9.5 दिया हुआ है, 3.5 दिया है, और क्या दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। तो pH के मान में जैसे जैसे वृद्धि होता है तो उससे से क्या होता है, हमारा क्षार जो होता है बढ़ते चल जाता है। तो क्या होता है कि ए के लिए जो होता है pH मान क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि pH जो होता है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रश्न होता है क्षार के, याद कर लीजिए, pH का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्षार का मान बढ़ेगा। तो ए का सबसे ज़्यादा 11, तो ए हमारा सबसे ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, ये यहाँ तक मैंने सारे 30 क्वेश्चन जो था केमिस्ट्री का, यानी मतलब रसायन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आया हुआ है एग्जाम में, मैंने कवर किया, सारे को एक्सप्लेनेशन किया। अगर आपको इसके बाद भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एक बात और, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन सक्सेस, एंड प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस टू टेकिंग अ गुड जॉब एंड गोइंग टू गुड पोजीशन। सो कीप प्रैक्टिस एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन, कीप आस्किंग डाउट। एंड ऑल्सो एक चीज़, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़े पढ़कर। चलिए, तब तक के लिए बाय।